नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में प्रशासन का अतिक्रमण पर शिकंजा, कई दुकानदारों का सामान जब्त। 55 वर्षों से रामलीला के मंच पर छाए वंशीधर भगत दशरथ का किरदार बना पहचान। मेरी पहचान कार्यक्रम में बच्चों की सफलता पर गर्व, मंत्री रेखा आर्या ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत पर देहरादून में कार्यकर्ताओं का जश्न। महाकाली नदी पर पंचेश्वर डैम विकास है विनाश। हरियाणा में भाजपा की जीत पर बाजपुर में जश्न, कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। बाजपुर में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आया बाइक सवार, हालत गंभीर। बाजपुर में पुलिस का अभियान, सड़क पर दुकानों पर हुई कड़ी कार्रवाई। देशभक्ति की मिसाल वीर हयात सिंह मेहता की 1962 के युद्ध में बहादुरी। स्वाला में कार पर गिरा बोल्डर, खाई में जाने से बची कार। 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीख हुई तय। जिला जेल अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में वकील हत्याकांड का हुआ खुलासा। रामनगर में सीमेंट से भरे ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। जानलेवा बने लोहाघाट कोली ढेक सड़क के गड्ढे, पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 6 वारंटी गिरफ्तार। रामनगर का मोहल्ला बम बगैर, अब जिलाधिकारी के आदेश के बाद होगा नशा मुक्त। अल्मोड़ा पुलिस की कोतवाली रानी की टीम ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दबोचा। किच्छा पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ के तस्करों पर हुई डबल सर्जिकल स्ट्राइक। आगामी दशहरा त्योहार के दृष्टिगत कोतवाली अल्मोड़ा में दशहरा पुतला समिति के साथ गोष्ठी। खबरें विस्तार से। रामनगर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका ने मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रानीखेत रोड और मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों का सामान जब्त कर चालान काटे गए। अभियान के दौरान हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रानीखेत रोड पे ऊट पड़ाव से लेकर एमपी इंटर कॉलेज की तरफ, अब बाजार की तरफ सभी जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई लोग खरीदारी करने बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी और दोपहर तक जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत संयुक्त रूप से पुलिस के साथ, नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सड़क का अवरोध कर रहे हैं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत का रामलीला से गहरा नाता है। ऊंचा पुल की रामलीला में दशरथ का किरदार निभाना जैसे उनके नाम से ही जुड़ गया है। 24 साल की उम्र से कुसुम खेड़ा की रामलीला के अंगद और परशुराम के रूप में अभिनय की शुरुआत करने वाले भगत ने 1976 से ऊंचा पुल की रामलीला में दशरथ का पात्र निभाना शुरू किया, जो अब तक जारी है। रामलीला के 55 साल के सफर में उन्होंने रावण से लेकर हनुमान तक कई किरदार निभाए और दशरथ का किरदार उनकी पहचान बन गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात है। देखिए, रामलीला, रामायण, सुंदरकांड हम सब लोग करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य हैं श्री राम जी, और उसमें आप अपने जीवन को कैसा बना सकते, कैसा बनाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। और माननीय बंशीधर जी जो कई बार मंत्री रहे हैं, प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं, और उन पर एज का कोई भी बिल्ला नहीं लगता है, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनको हम अभी भी जवान मानते हैं, क्योंकि जितना उत्साह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर प्रदेश में काम करते हैं, वो अद्भुत है। और यहाँ आज से नहीं, मैं समझता हूँ करीब 20-25 साल से ज़्यादा हो गया होगा, 55 साल से, तो लगातार यहाँ पर पाठ कुछ न कुछ खेलते रहते हैं। और राजा दशरथ जी का पाठ तो शायद मेरे अंदर से 40 साल से, 41 साल से, ये एक इतिहास है। और देखिए उनकी लगन, आज वो यहाँ नहीं थे, बाहर थे, काफ़ी दूर थे, वहाँ से भी पाठ के लिए यहाँ लाए। ये प्रभु की कृपा है उन पर, और लगातार वो विजय भी हो रहे हैं। और जिस दिन राजा दशरथ जी का वो पाठ खेलते हैं, तो इस इलाके की जनता देखने के लिए आती है कि आज मंत्री जी पाठ खेल रहे हैं, तो एक क्रेज है उनका लोगों में। और पाठ भी ऐसा खेलते हैं कि रुला देते हैं सब। कहीं ना कहीं आज की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल जा रही है। नहीं भूल रही थी, लेकिन हम कहते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको रामलीला दिखाने लाना चाहिए। घर में रामायण की पुस्तक होनी चाहिए, एक पृष्ठ हमेशा रामायण का पढ़ना चाहिए। जब कष्ट निवारण होता है, तो उसके लिए रामायण में बहुत सारे ऐसे दोहे चौपाई हैं जिनसे कष्ट बिल्कुल कट जाता है। जैसे श्री राम जय राम, ये 13 अक्षरी सिद्ध मंत्र है। जो इसको कभी भी उठते बैठते कहेगा श्री राम जय राम जय जय राम,
उसके सारे कष्टों का समापन हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि जो समस्या परेशान कर रही थी कब वो सॉल्व हो। ये शक्ति है, ये हमारे रामायण में इतनी बड़ी शक्ति है। और ये जो जहाँ पर भी रामायण का मंचन होता है बहुत पवित्रता से, बहुत ही पवित्रता से मंचन करते हैं हम। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। प्रभु के प्रति उसका समर्पित भाव। हमारे बहुत ही श्रद्धेय परम श्रद्धेय कालाडूंगी विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी 55 वर्षों से ऊंचा पुल की रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों ने दशरथ का पाठ खेलते हुए हो गए, अभिनय करते हुए हो गए। दशरथ का जो अभिनय वो करते हैं वो बिल्कुल सजीव अभिनय वो करते हैं। लोग दूर दूर से उनके अभिनय को देखने आते हैं और असल ज़िंदगी में भी वो राजा दशरथ की ही तरह है और राजा ही है। सबके दुख सुख में जाना आना, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, विकास हो, सभी को वो प्रतिबिंबित करते हैं और सभी उनके व्यक्तित्व में दिखता है। एक विराट व्यक्तित्व है और विराट जीवन है उनका। हम सबको धार्मिक संस्कारों का जो प्रभाव उन्होंने किया है अपने जीवन में, उसको हम लोगों ने आत्मसात करना चाहिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो इसी तरह रामलीला से जुड़े रहें और अपना अभिनय करते रहें। आज 48 वर्ष यहाँ पर रामलीला को संपन्न कराते हो गए हैं और आज हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और विगत मेरे ख्याल से दशरथ की भूमिका के रूप में ही मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हो गए होंगे। उससे पहले भी उन्होंने कई और पाठ खेले। मैं भी यहाँ पर रंगमंच में कई पात्रों के रूप में कला का प्रदर्शन कर चुका हूँ। यहाँ पर रामलीला कमेटी का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज संरक्षक हैं, माननीय मंत्री जी भी संरक्षक हैं। यहाँ पर तमाम कई जनप्रतिनिधि जो अच्छे ओहदों पर रहे वहाँ पर पाठ खेलते हैं और ऊंचापुर की रामलीला का पूरे कुमाऊँ में एक विशेष महत्व है। यहाँ पर बहुत अच्छा आज आप मंत्री जी को देख रहे हैं, उनका आज वेशभूषा देखिए, उनकी सजावट देखिए, तो अन्य जगह से कुछ अलग दिखेगा। हर जगह अच्छी रामलीला होती है, लेकिन ऊंचापुर की एक विशेष रामलीला होती है, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराऊं कि 48 वर्ष हमारी इस रामलीला को हो चुके हैं। 1976 से ये रामलीला को प्रारंभ किया गया था। हमारे बीच में जो इस मंच के संस्थापक संरक्षक हैं श्रीमान आदरणीय बंशीधर भगत जी कालाडूंगी विधायक, उनके साथ कुछ साथियों ने इस मंच की स्थापना करी। वो आज भी दशरथ का पाठ इस मंच से खेल रहे हैं। हमारी इस रामलीला जिसमें इसका प्रारंभ किया गया था, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, तो उसका नाम ग्रामीण श्री रामलीला कमेटी ऊंचापुर रखा गया और लगभग लामाचौड़ क्षेत्र तक, ऊपर दम्माडूंगा तक, और अगर मैं कमलवागाजा रोड का जो नैनवालपुर कमलवागाजा वाला क्षेत्र है, उस सब के क्षेत्र के लोग यहाँ बैलगाड़ी ट्रैक्टरों से रामलीला देखने आया करते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया, हमारी रामलीलाएँ बढ़ती गई, लेकिन जो ऊंचापुर की रामलीला है, यहाँ का गायन, यहाँ की ड्रेस और यहाँ के पात्रों की संवाद अदायगी का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कलाकार रहते हैं और हम महिला कलाकारों को भी इस वर्ष पूरा मौका दे रहे हैं, जिससे कि हमारी रामलीला और बेहतर हो सके। देहरादून में आयोजित मेरी पहचान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने बच्चों की सफलता और उन्हें साहस की तारीफ करते हुए उनके भविष्य के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी है। इस आरक्षण के जरिए 24 बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों या ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हों, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियां हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी कि उनको 5% का आरक्षण देना या उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था देना
या उनके लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था देना या उच्च शिक्षा का व्यवस्था देना इत्यादि इत्यादि प्रावधानों के तहत उन बच्चों को जो मदद मिले और उस मदद से जो उन्होंने आज जीवन में अपनी पहचान बनाई है, आज उसका उत्सव मनाने का कार्यक्रम था। आज उन सभी बच्चों ने अपने अपने जीवन के उद्गार मंच के माध्यम से सबको बताए हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मैं समझती हूँ कि हमारे शेष बच्चे जिनके अभिभावक उनके साथ नहीं हैं, वो भगवान को प्रिय हो चुके हैं, या जिनके अभिभावकों में से एक व्यक्ति है, तो उन्होंने इन बच्चों को देखते हुए उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त किया होगा और उनके लिए आदर्श भी बने होंगे। और मैं समझती हूँ कि वो इन बच्चों से प्रेरणा भी ली होगी। मैं मानती हूँ कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल जो है वे होते रहेंगे। ये मैं बच्चों से वादा करके आई हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मिठाई बांटने और आतिशबाजी के बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जनता ने फिर से भाजपा पर विश्वास जताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले कि हरियाणा की देखिए जनता को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हरियाणा के सीएम सैनी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज फिर से हरियाणा की देखिए जनता ने साबित किया कि डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से हरियाणा का विकास हुआ, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी ने पिछले 10 साल में अपना योगदान दिया है। जनता का विश्वास आज भी मोदी जी के प्रति है और तीसरी बार वहां पर हमने सरकार बनाई है। कांग्रेस को जरा हरियाणा की जनता ने फिर से नकारा है। वहाँ के किसानों ने, वहाँ के हमारे सैनिकों ने, वहाँ पे हमारी मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने, खिलाड़ियों ने भी मोदी जी को सपोर्ट किया है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। चंपावत जिले के पंचेश्वर में महाकाली नदी पर प्रस्तावित 325 मीटर ऊंचा डैम, जिसे भारत और नेपाल मिलकर बनाने की योजना बना रहे हैं, पिछले 3 वर्षों से नेपाल के विरोध के कारण रुका हुआ है। यदि ये डैम बनता है तो चंपावत और पिथौरागढ़ के कई गांव डूब जाएंगे, जिससे हजारों लोग विस्थापित होंगे और कई ऐतिहासिक स्थल जलमग्न होंगे। स्थानीय लोग इस डैम का विरोध कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि ये उनकी पूर्वजों की भूमि है और सुरक्षा जोखिम भी है। हालांकि कुछ इसे विकास का प्रतीक भी मानते हैं। भविष्य में डैम बनेगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों में विरोध और संदेह बना हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ जो पंचेश्वर डैम बनने जा रहा है, जो कि एक इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर ये डैम प्रस्तावित है। लगभग 19वीं सदी से ये डैम का कार्य चल रहा है। अभी कोरोना काल से ये बंद हुआ है। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा डैम जो बनने जा रहा है, इसकी हाइट लगभग 325 मीटर बताई जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया डूब क्षेत्र में आने वाला है। जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे पनार क्षेत्र है, घाट एरिया है, ये सब डूब क्षेत्र में आने वाला है। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जो पुरखों की ज़मीन है, जहाँ पर उनके पुरखों के मंदिर भी बने हुए हैं, वो अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनको कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, लेकिन उनकी कई सारी इमोशंस, उनके जो फीलिंग्स है, वो यहाँ के लोकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो वो इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतना बड़ा डैम बनाना अपने आप में एक एटम बॉम्ब जैसा है। हालांकि अगर कहीं भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है, तो कोई भी जो हमारी पड़ोसी कंट्री है, चाइना से हमारे संबंध अक्सर ख़राब चलते हैं, तो वो क्या कर सकता है कि इसमें कोई भी विनाशकारी गतिविधियां कर सकता है इस डैम के थ्रू। और जो आसपास के जो इलाके हैं, काफ़ी यहाँ का भी भौगोलिक क्षेत्र, काफ़ी वातावरण जो है वो यहाँ का ख़राब होने वाला है। काफ़ी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है और यहाँ का जो पूरा वातावरण है, वो पूरा से एक तरीके से डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। काफ़ी लाखों करोड़ों जो पेड़ हैं, यहाँ का जो परितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी एक जलमग्न होने की स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पर्यावरण पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारा जो कैचमेंट एरिया होता है, वो सारा प्रभावित होगा। यहाँ पर जो आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, जो लाखों प्रजातियाँ यहाँ पर रहती हैं, अभी यहाँ पर जो वाइट ईगल हैं वो भी दिखाई देते हैं। वो भी शायद हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ना दिखने। हाँ, महासीर है, वो भी हो सकता है कि महासीर जो यहाँ पर नदियों में पाई जाती है, वो यहाँ से विस्थापित होकर कहीं दूसरी जगह चली जाए। तो पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो वो पूरा यहाँ से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा के रूप में। बिल्कुल ये डैम ऐसा है जैसा कि एक एटम बॉम्ब को बनाकर उसके ऊपर बैठना। हम एक बड़ा डैम बनाने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे डैम को डेवलपमेंट करें और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए, ना कि एक बड़ा सा डैम बढ़ाकर अपने लिए भविष्य के लिए खतरा पैदा किया जाए। भारत सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको देखते हुए और यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको देखते हुए
बड़े डैमों को ना बना करके छोटे डैमों को डेवलप किया जाए, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाए। ये तो अभी यहाँ ये जो बरसात आई इससे पूरी यहाँ की भौगोलिक स्थिति बदल गई है और इतने से ही मतलब कम पानी में ये ऐसा हो गया और जो भी यहाँ की ज़मीन है ये कच्ची है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो मतलब यहाँ पर कार्य डैम का सोच समझ के होना चाहिए और पूरी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें पूरे आबादी वाले क्षेत्र हैं, चाहे पिथौरागढ़ का हो, चाहे नेपाल का एरिया हो, चाहे हमारे चंपावत का हो, जो भी हो मतलब भौगोलिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए, जिससे कि मतलब नुकसान न हो और प्राकृतिकता बनी रहे होगा इसमें। हाँ, वो तो होना ही है। ये तो इसका तो डूब क्षेत्र बहुत बड़ा है और ये होना है, नुकसान इसमें होगा। क्या क्या नुकसान हो सकता है इसमें? इसमें भूस्खलन होगा और जो ये हमारे पेड़ पौधे हैं ये सब जाएंगे, कितनी जो हमारी ये हैं वो प्रजातियां उसमें ये विलुप्ति भी हो सकती है। हम यही अपील करना चाहते हैं कि आगे जो भी बने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर मतलब इसमें वो होना है। भाजपा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आज भी देश भर में अटूट है, जिसके चलते हरियाणा में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाजपुर के NH 74 पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति मोहन, जो रामपुर उत्तर प्रदेश के ग्राम मिलक बहादुरगंज का निवासी है, अमरूद खरीदने के लिए केला खेड़ा जा रहा था। उसे 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में पुलिस ने यातायात सुधार के लिए अभियान चलाया। व्यापारियों से पक्की सड़क पर लगाई गई दुकानें हटवाई गई और 15 व्यापारियों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा और ठेला संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 1962 में चीन के अचानक हमले के दौरान 18 वर्षीय हयात सिंह मेहता असम चीन सीमा पर तैनात थे। उन्होंने वीरता से कई चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन गोला बारूद खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिन तक जंगलों में भटकना पड़ा। आखिरकार चीनी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और 6 महीने तक कैद में रखा। दोनों देशों के समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। आज 84 वर्ष की उम्र में भी हयात सिंह का देशभक्ति का जज्बा बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पर्याप्त हथियार होते तो चीनी सैनिकों को पोस्ट में घुसने नहीं देते। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लामों के घर मिलते थे, उसमें गए तो वहाँ भी फेर आ जाते। मैं सिपाही कन्नौज से हयात सिंह, हाँ, कलीगांव का रहने वाला हयात सिंह मेहता 62 की लड़ाई में रहा। हाँ, 1 हफ्ते तक गोला बारूद रहने तक हमने लड़ाई की। पीछे से सप्लाई नहीं होने, गोला बारूद खत्म होने के कारण फिर भाग गए, विड्रॉल कर दिया। हाँ, उसके बाद सेना में कैद हो गए। 14 दिन 14 रात भटकते रहे जंगलों में। फिर उसके बाद फिर घेरे में आ गए, पकड़ के ले गए सेना के सिपाही। हाँ, उसके बाद वो अपने यहाँ ले गए। वहाँ करीब 4000 आदमी थे। हाँ, 200 के कैंप बनाए और अलग अलग कैंप कंट्रोल के लिए 200 के बनाए। तो वो खाना राशन फ्री इशू कर देते थे, अपने आप पकाओ अपने आप खाओ। तो 6 महीने कैद में रहे। फैसला होने के बाद फिर वहाँ से आ गए। हो गए हो घर में 1 महीने बाद पता चला होगा। हाँ, लड़ाई थी, उसमें अचानक ही हो गया। गोला बारूद तो कम था हमारे पास। हाँ, चीनी तो
कोई तादाद नहीं थी उनकी। और आने थे हमारे 100 आदमी के एक प्लाटून थी वहाँ, ठीक है। हाँ बस बना उस समय उसमें लड़ाई तो लड़ने का वही था। कुछ हाँ कोई कुछ हो और आप हुए वहाँ पर कोई लड़ाई आदमी कोई पता ही नहीं चला कितने आदमी शहीद हो गए वहाँ कोई पता नहीं चला उसमें। ये चक्कर वापस लौटे। हाँ 6 महीने के बाद हम घर वापस अपने यहाँ आ गए। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं और 62 की लड़ाई लड़ी। उस समय की परिस्थितियों की मुझे भी जानकारी है, क्योंकि हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। हमारे सैनिकों के पास न असला था, न बारूद था, कुछ नहीं था। जहां हमारे 100 आदमी होते तो चाइना के वहां इकट्ठे 1000-1500 आदमी होते थे उनके ऊपर। पूरा चारों तरफ से घेर लेते, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और हमारे देश में तो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। इनके लिए कहना चाहेंगे, बड़ा गर्व की बात है, इन्होंने पूरे साहस के साथ इस लड़ाई को लड़ा। ये हमारे गौरव की बात है। 6 महीने इन्होंने जेल काटी, उसके बाद भी कहीं शिकन नहीं आई और लड़ाई के दौरान भी कहीं इनको कोई घबराहट नहीं थी। पूरे लड़ाई लड़ने के लिए इनके मन में जज्बा बना हुआ था कि अगर इनका कहना कि अगर हमारे पास गोला बारूद पर्याप्त होता तो हम जान जाने तो पूरी लड़ाई लड़ते। हम चाइना को उनके दांत खट्टे करना चाहते थे, ऐसी इनकी मंशा थी। टनकपुर चंपावत NH के स्वाला डेंजर जोन में आज बुधवार सुबह 11 बजे के आसपास एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, जब टनकपुर से चंपावत की ओर आ रही एक टैक्सी कार में अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया और कार खाई में जाने से बाल बाल बच गई। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। NH में काम कर रहे मजदूरों और पुलिसकर्मियों के द्वारा सभी कार सवारों को कार से बाहर निकाला गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी नहीं आएगा। देहरादून से प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आ रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीख तय हो गई है। जनवरी और फरवरी माह में खेल आयोजित किए जाएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जिला जेल अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जेल में रह रहे कैदियों को स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम जेल अधीक्षक की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में DTO अल्मोड़ा डॉक्टर प्रांशु डेनियल, MOTC डॉक्टर चंदन तोलिया, चिकित्सा अधिकारी RBS के टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। कमरुआ गांजा रामलीला मैदान में हुए वकील उमेश नानवाल हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश नानवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच जमीन का विवाद था। देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 7 तारीख को मुखानी थाना क्षेत्र में रामलीला देखते हुए के व्यक्ति की जो है किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में हमारे SP सिटी, CO सिटी और जो मुखानी थाने की टीमें वो एक्टिव हुई और बाद में पता लगा कि जो मृतक है उसका अपने ही परिवार के एक भाई से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ज़मीनी विवाद में जो अभियुक्त है उसने गुस्से में आकर उनकी गोली मारकर हत्या की है। अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में पूछताछ करने पे पता लगा कि इनके चाचा की ज़मीन थी और उस ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में आपसी विवाद चल रहा था और उसी गुस्से में इसने जो मृतक है उसकी गोली मारकर हत्या की। कुछ आपराधिक इतिहास जो अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है। पहले भी एक बार ये जो है हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं और साथ ही अन्य मामले भी हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन। इसमें अभियुक्त एक ही था या जो FIR पंजीकृत की गई है उसमें 2 अभियुक्तों का वो बताया गया, लेकिन जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में साक्ष्य संकलन कार्रवाई चल रही है कि क्या उसका इस सारे हत्या वाले जो मामले में कोई संलिप्तता है या नहीं। रामनगर के बिरोदारा क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सीमेंट से भरे ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुबह घर से दवा लेने के लिए निकले थे, जिनका रामनगर के पीरुमदारा मुख्य चौराहे पर रेड लाइट के पास एक सीमेंट से भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी मृतक के भतीजे द्वारा उसके पुत्रों को दी गई, जो कि दिल्ली में रहते हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। तो घर से सीधे यहाँ आया हूँ। मैंने भी सुना ही है कि सीमेंट का बराबर ट्रक था, उससे एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। उनके 4 बेटा है, 1 बेटी है। कहाँ रहते हैं? ये पेरुमदारा में रहते हैं। उनका नाम सोहन सिंह रावत, जो सूचना हमें मिली है उत्तराखंड के जो अपने होमगार्ड हैं वो लेके आए थे इनको। सन ऑफ अवतार सिंह हैं, तो रहने वाले हैं आपके गंगापुर पहाड़ी रामनगर।
तो मृतावस्था में आए थे हमारे पास, अभी बॉडी उनकी उधर है तब, और पुलिस को हैंड ओवर के लिए हमने बुला लिया, वो हैंड ओवर के लिए करेंगे पुलिस, फिर अपना मोर्चरी में लगवा के उसका पोस्टमार्टम करवाएगी। डॉक्टर सलमान। लोहाघाट हल्द्वानी मुख्य सड़क में लोहाघाट से कोली ढेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब दुर्घटनाओं का सबब बनते जा रहे हैं, साथ साथ जानलेवा भी बन रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में दुपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना होना आम बात हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं तथा बड़े वाहनों में टूट हो रही है। क्षेत्र के सतीश चंद्र पुनेठा, गिरीश फरत्याल व अन्य लोगों ने कहा कि इस मुख्य सड़क में सैकड़ों वाहन रोज चलते हैं, गड्ढों के कारण उनके साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे भरने को लेकर अपील भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि इस सड़क के गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। मतलब ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। तो बना हुआ है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सर ये रुकाएंगे? ये सर जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। आगे भी गड्ढे बने हुए। तो मतलब विभाग से शिकायत तो कर चुके हैं, तो कोई संज्ञान अभी तक तो लिया नहीं है उनने। तो प्रशासन से अभी तो प्रशासन से वैसे ही बिजी है। प्रशासन हम सोच रहे थे थोड़ा आपदा आई है, वैसे बिजी है। अब 1-8 दिन में सोच ही रहे थे, तब तक आप आ ही गए। आपका बहुत बहुत आभार जो आप अपने चैनल में दिखाओगे, और आप भी अपनी तरफ से कह देना। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बाजपुर पुलिस द्वारा 6 वांछित वारंटियों को बुधवार को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 28 सितंबर को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया तथा जब जिलाधिकारी मोहल्ला बम्बाखेर पहुंची तो वहां महिलाओं व कई लोगों ने इस क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि नशे के कारण जहां एक नशेड़ियों द्वारा छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वहीं युवा पीढ़ी भी इसमें समा रही है। इसको लेकर लोगों ने अपना रोष जिलाधिकारी के सामने व्यक्त किया तथा मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए इलाके को अब नशा मुक्त करने के लिए रामनगर एसडीएम राहुल शाह को निर्देशित किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 22 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा रामनगर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें बम्बागढ़ क्षेत्र में भी निरीक्षण किया गया था, जहां बम्बागढ़ में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा महिलाओं द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि काफ़ी सारे युवा, काफ़ी सारे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। कई लोगों द्वारा इसमें अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है और जो नशे के आदी व्यक्ति हैं उनके द्वारा छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। कई बार टिप्पणियाँ भी की जाती है, जिससे कि वो सारे लोग असुरक्षित फील महसूस करते हैं। बम्बागढ़ क्षेत्र में जो स्थिति है वो अगर यदि वो सत्य है तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जाना आवश्यक है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज आदेश निर्गत किए गए, जिसमें बम्बागढ़ मोहल्ले और बम्बागढ़ क्षेत्र के आसपास के सभी घरों में डोर टू डोर सघन एक सर्वेक्षण किया जाएगा। ऐसे जो युवा, ऐसे जो बच्चे, ऐसे जो व्यक्ति जो नशे के आदी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस विभाग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, प्रोबेशन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जानी है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति चिन्हित होते हैं, यदि उनका कोई उपचार किया जाना है, यदि कोई इनकी काउंसलिंग की जानी है तो चिकित्सा विभाग द्वारा, प्रोबेशन विभाग द्वारा इन मनोचिकित्सकों के माध्यम से इनकी काउंसलिंग आदि की जाएगी। जहाँ पे जो उपचार की आवश्यकता है वो उपचार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे युवा, ऐसे बच्चे या ऐसे वयस्क लोग जो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण आपका नशे के आदी हो चुके हैं, तो ऐसे इन सभी लोगों को उद्योग विभाग के माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो भी स्वरोजगार परख योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा, ताकि वो स्वरोजगार संबंधी कार्य कर सकें और नशे से दूर हो सकें। इसके अलावा
ऐसे स्थान जहाँ पे कि नशे लोग करते हैं या ऐसे स्थान जो डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि इस प्रकार का कोई अवैध व्यापार हो रहा है, उनको ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। उन स्थानों पे तार-बाड़ की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे नगर पालिका के माध्यम से। इसके अलावा सीसीटीवी में यदि कोई ऐसी गतिविधि करता हुआ पाया जाएगा तो पुलिस विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी संज्ञान में आ रहा है कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे का व्यापार करते हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में अप्रत्याशित आय अपनी अर्जित कर ली है और कई प्रकार की अवैध संपत्तियां जोड़ दी गई हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी सूची बनाई जाएगी, उनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। यदि संभव होगा तो किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी के माध्यम से भी ऐसे लोगों की जांच की जाएगी, जहां यदि उनके द्वारा पूर्व में कोई ऐसा इतिहास रहा हो जिसमें कि प्राथमिकी दर्ज की गई हो, उस केस में गैंगस्टर गुंडा एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रानीखेत कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के घर से कॉलेज जाने व घर वापस न आने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस पर कोतवाली रानीखेत में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं देवेंद्र पिंचा एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को सराय लखनसी गोरखपुर हाईवे मऊ उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। साथ ही उसको पकड़ के ले जाने वाले अभियुक्त शिवम श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार किच्चा पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ के तस्करों पर डबल सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 3 नशा तस्करों को लगभग 200 नशे के इंजेक्शनों के साथ स्कूटी और कार से तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देवेंद्र पिंचा एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा जगदीश चंद्र देवपा द्वारा दशहरा समिति व दशहरा पुतला समिति के सदस्यों के साथ कोतवाली अल्मोड़ा के प्रांगण में गोष्ठी का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों से आगामी दशहरा त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।